डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की इस कक्षा में हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से निषेचन की त्रुटियों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी निषेचन के दौरान किस प्रकार की कमी हो सकती है, किस प्रकार से नर और मादा युग्मक के मिलने के पश्चात में युग्मनज का विकास अवरुद्ध हो जाता है, कौन से कारक हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नर एवं मादा जो युग्मक होते हैं, दोनों के फ्यूजन के द्वारा द्विगुणित युग्मनज बनने की जो प्रक्रिया होती है वो संपूर्ण प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और इस निषेचन की क्रिया के दौरान दोनों नर व मादा युग्मक के जो प्रोन्यूक्लियाई होते हैं, जिसको हम प्राक केंद्रक कहते हैं, वो संगलन स्थल पर पहुंच जाते हैं और परस्पर संगलित होकर युग्मनज केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो ये जो क्रिया होती है वो क्रिया उभय मिश्रण यानी एम्फीमिक्सस कहलाती है। इस तरह निषेचन की जब क्रिया पूरी होती है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन की जो क्रिया है वो लगभग 100% इफेक्टिव प्रोसेस है। सामान्यतः इसमें त्रुटि की कोई गुंजाइश होती नहीं है, लेकिन बहुत ही विरल परिस्थितियों में, रेयर केस में ही त्रुटि होने पर जो परिवर्धन सामान्यतः आगे नहीं बढ़ता है और युग्मनज की मृत्यु हो जाती है। प्रयोगों से कुछ प्रकार की त्रुटियां हम उत्पन्न कर सकते हैं और वो किस किस प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली त्रुटि आती है बहुशुक्राणुता, पॉलीस्पर्मी या पॉली एंट्री। सामान्यतः निषेचन की क्रिया में एक ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि जो अंडाणु होता है उसकी जो वाइटलाइन मेम्ब्रेन होती है उसमें अनेक माइक्रोपाइल पाए जाते हैं। उनमें से सिर्फ एक ही शुक्राणु अंदर अंडाणु में प्रवेश करता है। लेकिन जब एक से अधिक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाएं और उसके केंद्रक के साथ नर केंद्रक संगलित हो जाए, तो ये जो क्रिया होगी वो क्रिया पॉलीस्पर्मी या पॉली एंट्री कहलाती है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस परिस्थिति से बचने के लिए जीव जो रहते हैं वो अनेक प्रकार की क्रिया विधि अपनाते हैं। जैसे कि जैसे ही एक शुक्राणु अंडाणु के अंदर जब प्रवेश कर जाता है, तो प्रवेश करने के बाद में जो वाइटलाइन मेम्ब्रेन होती है उसके पास में एक निषेचन कला का निर्माण होता है और वही निषेचन जो कला होती है अन्य जो शुक्राणु होते हैं उनके प्रवेश को अवरुद्ध कर देती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जीवों के अंडाणु में होती है। ये घटना नेचुरली होती है और प्राकृतिक रूप से अत्यंत ही विरल होती है तथा ऐसा होने पर युग्मनज में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। आगे का जो विभाजन है वो अवरुद्ध हो जाता है और विकास नहीं होने के कारण युग्मनज की मृत्यु हो जाती है। सेकंड आता है पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी में क्या होता है कि जब एक से अधिक मादा के जो प्राक केंद्रक होते हैं, जब अंडाणु में जो प्राक केंद्रक होते हैं वो एक से अधिक प्राक केंद्रक जब एक नर प्राक केंद्रक के साथ में संकलित हो जाएं, तो उस स्थिति को हम पॉलीगाइनी कहेंगे। प्रकृति में ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन प्रयोगकर्ताओं के द्वारा जब सेकेंडरी जो पोलर बॉडी होती है उसको सेपरेट ना होने दें और सेपरेट ना होकर के वो अंडाणु के साथ में रहे, तो पोलर बॉडी का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक है वो दोनों ही जब एक शुक्राणु से आपस में जुड़ करके संगलित हो जाएं, तो उस स्थिति को हम पॉलीगाइनी कहेंगे। ये स्थिति केवल एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही की जा सकती है, उसी के दौरान ये संभव है। बाकी प्राकृतिक रूप से ये घटना बहुत ही रेयर केस में, विरल केस में होती है। तो ये स्थिति पॉलीगाइनी
कहलाती है। नेक्स्ट आता है गाइनोजिनोड। दो मात्रक पराग केंद्रकों के संकलन से भ्रूण का निर्माण गाइनोजिनोड कहलाता है। यानी कि फीमेल के जो युग्मक होते हैं उसके अंदर जो पराग केंद्रक होते हैं वो ही पराग केंद्रक, यानी दो मादा के जो पराग केंद्रक हैं वो ही आपस में अगर जुड़ जाएं, संगलित हो जाएं और युग्मनज का निर्माण कर लें तो वो स्थिति गाइनोजिनोड कहलाएगी। यानी फीमेल के जो पराग केंद्रक हैं वही आपस में जुड़ रहे हैं। प्रकृति में ऐसा कभी संभव नहीं है, होता भी नहीं है, परंतु जो सेकेंडरी पोलर बॉडी होती है उसके पृथक न होने पर उसको सेपरेट ना होने दिया जाए और कृत्रिम रूप से अंडाणु को जो पराग केंद्रक होता है उसके साथ में उसको जोड़ दिया जाए तो उससे द्विगुणित युग्मनज बनेगा, तो वो स्थिति आपकी गाइनोजिनोड कहलाएगी। यानी कि पोलर बॉडी का एक केंद्रक हो गया और दूसरा अंडाणु का केंद्रक हो गया, दोनों आपस में फ्यूज हो गए, जाइगोट बन गया, द्विगुणित हो गया, तो स्थिति क्या होगी? गाइनोजिनोड। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है एंड्रोजिनोड। एंड्रो में क्या होगा कि दो पैतृक पराग केंद्रकों के संकलन से भ्रूण का निर्माण एंड्रोजिनोड कहलाता है। जिस प्रकार भाई फीमेल के दोनों पराग केंद्रक जुड़ गए, इसी प्रकार जो नर होंगे उनके दोनों के पराग केंद्रक आपस में अगर जुड़ जाएं, फ्यूज हो जाएं और युग्मनज का निर्माण कर लें तो वो स्थिति एंड्रोजिनोड कहलाती है। प्रकृति में ऐसा कभी होता नहीं है, परंतु प्रायोगिक रूप से ऐसा किया जाना संभव है। अंतिम आता है पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। इस त्रुटि में बिना शुक्राणु के अंडे का सक्रिय विकास होकर भ्रूण का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार या तो भ्रूण अगुणित होगा या गाइनोजेनेसिस होगा। यानी कि गाइनोजेनेसिस में क्या होगा, यानी कि दोनों फीमेल के जो पराग केंद्रक होंगे वो आपस में जुड़ करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण कर लेंगे। तो पार्थेनोजेनेसिस के अंतर्गत या तो जो आपका भ्रूण होगा वो अगुणित होगा और द्विगुणित भी हो सकता है। प्राकृतिक रूप से कुछ जीनों में प्रजनन की रणनीति के रूप में अनिषेक जनन पाया जाता है और इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आता है निषेचन का महत्व, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन का क्या महत्व है? युग्मक आने वाली पीढ़ी के लिए सेतु का या ब्रिज का कार्य करते हैं। युग्मकों के केंद्रकों में अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, हैप्लॉइड गुणसूत्र होते हैं। तो निषेचन के फलस्वरूप ये क्या करते हैं, युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या को दोगुणित करने का काम करते हैं। यानी कि इसमें दोनों अगुणित जो समुच्चय होंगे वो आपस में मिल जाएंगे और मिल करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करने का काम करते हैं। निषेचन के फलस्वरूप माता एवं पिता के गुणसूत्रों के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। जब इसमें युग्मनज का निर्माण होता है तो जीन्स, नए जीन्स इसमें आते हैं, उनका संयोजन होता है, जिनके फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होंगी उनमें भिन्न भिन्नताएँ या डाइवर्सिटी उत्पन्न हो जाएगी। अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश अंडे के विकास एवं विदलन के लिए आवश्यक होता है। यानी कि अंडाणु का जो अगला विकास होता है वो शुक्राणु के सक्रियण या प्रवेश करने के बाद ही होता है और उसके बाद में विदलन की क्रिया और आगे के विकास की क्रिया प्रेरित होती है। शुक्राणु में उपस्थित लिंग गुणसूत्र के कारण लिंग का निर्धारण भी होता है। शुक्राणु का प्रवेश निषेचन कला के निर्माण को प्रेरित करता है, जो कि अन्य शुक्राणु के प्रवेश को रोकने का कार्य करती है।
शुक्राणु का जब प्रवेश होता है तो जिस तल से ये प्रवेश करता है उस तल पर विदलन का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा तो उस दौरान उस तल पर विदलन का तल निर्धारित हो जाएगा। तो यानी कि विदलन के तल निर्धारण में भी शुक्राणु का प्रवेश अति महत्वपूर्ण है। शुक्राणु का प्रवेश उपापचय क्रियाओं को प्रेरित कर विकासीय जो क्रियाएं होती हैं उनको प्रारंभ करने का कार्य भी करता है। तो ये है इसके कुछ विशेष महत्व।